नमस्ते। आज हम एक ऐसी दुनिया की गहराई में उतर रहे हैं जिसमें हम सब रहते तो हैं, पर शायद पूरी तरह समझते नहीं हैं। ये है डिजिटल दुनिया और ख़ास तौर पर साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल फोरेंसिक का मामला। हमारे पास इस पर काफ़ी जानकारी इकट्ठा हुई है। साइबर क्राइम से लेकर उनकी जांच पड़ताल और बचाव तक, सब कुछ। तो हमारा काम आज ये है कि इस जानकारी के ढेर में से काम की बातें निकालें, एकदम निचोड़। साइबर क्राइम आखिर है क्या भला? हमें साइबर सिक्योरिटी की इतनी जरूरत क्यों आन पड़ी है? और अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो डिजिटल जासूस यानी फोरेंसिक वाले वो सबूत कैसे ढूंढते हैं? और ये सब करने के लिए किस तरह के औजार इस्तेमाल होते हैं? हमारी जिंदगी कितनी ऑनलाइन होती जा रही है, तो जाहिर है खतरे भी बढ़ रहे हैं। आइए जरा इसे कुरेद कर देखते हैं। तो शुरुआत एकदम बेसिक से करते हैं। ये साइबर क्राइम, साइबर हमले, इनका मतलब क्या है असल में? हाँ, तो सीधे शब्दों में कहें तो ये कंप्यूटर सिस्टम्स या नेटवर्क पर होने वाले हमले हैं। हम्म, या फिर आप कह सकते हैं कंप्यूटर और इंटरनेट जैसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके कोई जुर्म करना या उसमें मदद करना। और साइबर सुरक्षा? और साइबर सुरक्षा, ये बस उन तरीकों, तकनीकों और क्या कहते हैं, नियमों का एक जाल है जो हमारे डिजिटल सामान जैसे नेटवर्क, कंप्यूटर, हमारा डेटा को इन हमलों से, चोरी से, नुकसान या गलत इस्तेमाल से बचाता है। हम्म मुद्दा यह है कि साइबर स्पेस में हमारी जानकारी गोपनीय रहे, मतलब प्राइवेट रहे, सही सलामत रहे और जरूरत पड़ने पर हमें मिल भी जाए। और ये जरूरी क्यों है इतना? आजकल ये शब्द इतना क्यों सुनाई देता है? अरे आज हमारी दौलत, हमारी पहचान, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी, सब कुछ कितना ज्यादा ऑनलाइन है। अब सोचिए जरा, खरबों का बिजनेस ऑनलाइन चल रहा है। हम सब एक दूसरे से जुड़े हैं, हमारी डिवाइस से जुड़ी हैं। सही बात है। वो जब कोई जानकारी एक जगह से दूसरी जगह जाती है, वो कई पड़ावों से गुजरती है। राउटर, सर्वर, न जाने कितने सॉफ्टवेयर, इनमें से कहीं भी सेंध लग सकती है। इसीलिए सुरक्षा इतनी अहम हो गई है, बहुत ज्यादा। समझ गया। अब ये बताइए, ये साइबर क्राइम होते किस किस तरह के हैं? जानकारी में तो कई नाम दिख रहे हैं, कुछ आम वाले बताएंगे? हाँ, लिस्ट तो देखिए लंबी है, पर कुछ आम किस्में हैं जो हम रोज सुनते भी हैं। जैसे फिशिंग। फिशिंग, हाँ ये तो सुना है। हाँ, यानी नकली ईमेल या मैसेज भेजकर लोगों से उनकी जैसे बैंक डिटेल्स या पासवर्ड उगलवाना, ये बड़ा कॉमन है आजकल। फिर है रैंसमवेयर, जिसमें हैकर आपके कंप्यूटर या डेटा को लॉक कर देते हैं और उसे खोलने के बदले पैसे मांगते हैं। ओह, ये तो खतरनाक है। हाँ, ये आजकल बिजनेस के लिए तो बहुत बड़ा सिरदर्द बना हुआ है। और कुछ? बिल्कुल। स्पैमिंग तो है ही, मतलब ढेरों फालतू ईमेल भेजना, वो तो हम सब झेलते हैं। फिर साइबर बुलिंग और साइबर स्टॉकिंग भी है, जहां इंटरनेट के जरिए किसी को परेशान या तंग किया जाता है, उनका पीछा किया जाता है। ये निजी स्तर पर बहुत तकलीफदेह हो सकता है। और फिर बड़े पैमाने पर भी चीजें होते हैं, जैसे जासूसी, जहां एक देश दूसरे देश की गुप्त जानकारी चुराने की कोशिश करता है। या फिर साइबर आतंकवाद, जहां आतंकी समूह इंटरनेट का इस्तेमाल अपनी विचारधारा फैलाने या हमले करने के लिए करते हैं। पहचान की चोरी, मतलब आइडेंटिटी थेफ्ट, वो भी एक बड़ा खतरा है, जहां कोई आपकी पहचान चुराकर उसका गलत इस्तेमाल करता है। बाप रे। पर सवाल ये है कि ये लोग ऐसा करते क्यों हैं? क्या मिलता है इन्हें ये सब करके? कारण देखिए कई हो सकते हैं। सबसे बड़ा कारण तो जाहिर है पैसा है, चाहे वो फिशिंग से हो, रैंसमवेयर से या ऑनलाइन फ्रॉड से। पैसा। हाँ, कुछ लोग बदला लेने के लिए करते हैं, किसी कंपनी से खार खाए बैठे हों या किसी इंसान से। कुछ सिर्फ मजे के लिए या अपनी हैकिंग स्किल दिखाने के लिए भी करते हैं। आजकल ये भी एक ट्रेंड है। कुछ गुमनाम रहने का फायदा उठाते हैं, इंटरनेट पर पहचान छुपाना आसान जो होता है। और जैसा हमने कहा, जासूसी भी एक बड़ा मकसद है, चाहे वो कॉर्पोरेट हो या सरकारी। और ये करने वाले लोग कौन होते हैं? क्या सब एक जैसे होते हैं? हैकर मतलब बस हैकर? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ एक जरूरी फर्क समझना होगा व्हाइट हैट और ब्लैक हैट हैकर्स के बीच। व्हाइट हैट, ब्लैक हैट, ये क्या है? फिल्मों जैसा? हाँ, कुछ वैसा ही समझ लीजिए। ब्लैक हैट हैकर वो है जो गलत इरादे से, मतलब दुर्भावना से सिस्टम में घुसते हैं, चोरी करने, नुकसान पहुंचाने या जासूसी करने। दूसरी तरफ व्हाइट हैट हैकर्स भी सिस्टम की कमजोरियां ढूंढते हैं, लेकिन उनका मकसद होता है उस सिस्टम के मालिक को बताना, ताकि वो उसे ठीक कर सकें, बचाव के लिए। अच्छा, तो ये अच्छे वाले हैकर हुए। हाँ, इन्हें एथिकल हैकर भी कहते हैं।
तो एक तरफ बचाव करने वाले, दूसरी तरफ हमला करने वाले। अच्छा, व्हाइट हैट और ब्लैक हैट, ये तो दिलचस्प है। तो हमने समझा कि ये हमले होते क्यों हैं और कौन करता है, पर सवाल ये है कि ये लोग सिस्टम में घुसते कैसे हैं, तरीके क्या अपनाते हैं? तरीके भी बहुत हैं। एक आम तरीका है मैलवेयर फैलाना। मैलवेयर यानी नुकसान पहुंचाने वाला सॉफ्टवेयर। मैलवेयर, जैसे वायरस। हाँ, जैसे वायरस, वर्म्स, ट्रोजन हॉर्स, ये आपके कंप्यूटर में घुसकर डेटा चुरा सकता है, उसे खराब कर सकता है या आपके कंप्यूटर को कंट्रोल भी कर सकता है। रैंसमवेयर भी, जिसका हमने जिक्र किया, वो भी एक तरह का मैलवेयर ही है। और फिशिंग का जिक्र आपने पहले किया था, वो भी एक तरीका हुआ। हाँ बिल्कुल, फिशिंग और सोशल इंजीनियरिंग ये बहुत कारगर हैं। इसमें तकनीक से ज़्यादा इंसान की साइकोलॉजी का इस्तेमाल होता है। आपको भरोसे में लेकर या डराकर आपसे जानकारी निकलवा ली जाती है, जैसे वो नकली बैंक ईमेल या कोई लुभावना ऑफर वाला मैसेज। क्लिक करवाया और काम हो गया। ओह, मतलब चालाकी से। हाँ बिल्कुल। एक और तरीका है डिनायल ऑफ सर्विस या डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। इसमें किसी वेबसाइट या सर्वर पर इतना ज़्यादा नकली ट्रैफिक भेज दिया जाता है कि वो बेचारी ठप पड़ जाती है और आम यूज़र उसे इस्तेमाल नहीं कर पाते। ये सब सुनकर लगता है कि खतरे हर तरफ हैं, खासकर जैसे आजकल सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है, लोग घर से काम कर रहे हैं, रिमोट वर्क जिसे कहते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। रिमोट वर्क ने नए रास्ते खोल दिए हैं हमलावरों के लिए। घर के नेटवर्क्स उतने सुरक्षित नहीं होते जितने ऑफिस के। सप्लाई चेन अटैक भी बढ़ रहे हैं। मतलब किसी एक कमजोर वेंडर या पार्टनर पर हमला करके उसके जरिए बड़ी कंपनी तक पहुंचा जाता है। अरे वाह। और एक खतरा जिसे अक्सर अनदेखा किया जाता है, वो है अंदरूनी खतरा, मतलब इनसाइडर थ्रेट। यानी कंपनी के अपने ही कर्मचारी जानबूझकर या अनजाने में सिस्टम को नुकसान पहुंचा सकते हैं या डेटा लीक कर सकते हैं। अपने ही लोग। हाँ, इसीलिए कंपनियों को अब मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन अपनाना पड़ रहा है। मतलब लॉगिन के लिए सिर्फ पासवर्ड काफ़ी नहीं, कुछ और भी चाहिए, जैसे OTP या फिंगरप्रिंट। और ज़ीरो ट्रस्ट जैसे मॉडल अपनाने पड़ रहे हैं, जहां नेटवर्क पर किसी पर भी आंख मूंद कर भरोसा नहीं किया जाता, हर कनेक्शन को वेरीफाई किया जाता है। इस सब का कोई असल जिंदगी का उदाहरण है हमारे पास, कोई केस स्टडी? हाँ, एक बड़ा ही चौंकाने वाला केस है, शायद आपने सुना हो, डैनी डेटा ऐप। डैनी डेटा ऐप? नहीं, मैंने तो नहीं सुना। क्या था ये? ये एक ऐप थी जो लोगों को फुटबॉल सट्टेबाजी में पैसा लगाकर बहुत ऊंचे, मतलब अविश्वसनीय रिटर्न का लालच दे रही थी। यहाँ तक कि दावा किया कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI का इस्तेमाल करके मैच के नतीजे बताते हैं। AI से सट्टेबाजी की भविष्यवाणी सुनने में ही गड़बड़ लगता है। ये कब की बात है? बिल्कुल, ये दिसंबर 2021 में आया और सिर्फ 6 महीने में, मतलब जून 2022 तक करीब 1200 लोगों ने इसमें लगभग 1400 करोड़ रुपए लगा दिए। 1400 करोड़ सिर्फ 1200 लोगों से 6 महीने में? ये कैसे हुआ? देखिए, ये एक क्लासिक पॉन्जी स्कीम थी। पॉन्जी स्कीम? जी मतलब वो जिसमें हाँ, जिसमें शुरू में जो लोग जुड़े उन्हें मुनाफा दिया गया, लेकिन वो पैसा असल में नए जुड़ने वाले लोगों से आ रहा था, किसी असली निवेश से नहीं। इससे एक भरोसा बना, लोगों को लगा कि पैसा बन रहा है और वो और पैसा लगाते गए, औरों को भी लाते गए। अच्छा। जब नए लोग आने कम हुए या जब ऑपरेटर्स को लगा कि काफ़ी पैसा जमा हो गया है, तो वो सारा पैसा लेकर रातों रात गायब हो गए। ऐप बंद, वेबसाइट बंद, सब गायब। और वो बेचारे लोग? हजारों लोग बर्बाद हो गए इसमें। नौकरी पेशा लोग थे, युवा थे, रिटायर्ड लोग थे, सब शामिल थे। कईयों की जिंदगी भर की कमाई डूब गई इसमें। बहुत दुखद था। ये तो बहुत भयानक है। इससे क्या सबक मिलता है आम आदमी के लिए? सबसे बड़ा सबक, अगर कोई चीज सच होने के लिए ज्यादा ही अच्छी लगे, मतलब टू गुड टू बी ट्रू, तो शायद वो सच नहीं है। बहुत ज्यादा रिटर्न और कम रिस्क का वादा हमेशा शक की नजर से देखना चाहिए। सही बात है। कहीं भी पैसा लगाने से पहले अच्छी तरह जांच पड़ताल बहुत जरूरी है। कंपनी के बारे में पता करें, वो रेगुलेटेड है या नहीं, और हमेशा रेगुलेटेड यानी सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त प्लेटफॉर्म पर ही निवेश करना चाहिए। पॉन्जी स्कीम के लक्षण पहचानने चाहिए, जैसे गारंटीड रिटर्न का वादा या वेबसाइट पर सिर्फ नकली तारीफें दिखना। बहुत जरूरी बातें हैं ये। तो मान लीजिए दानी डेटा ऐप जैसा कोई फ्रॉड हो गया, अब पुलिस या जांच एजेंसियां क्या करेंगी? वो सबूत कैसे जुटाएंगी? यहीं पर डिजिटल फॉरेंसिक का रोल आता है ना? एकदम सही पकड़ा आपने।
यहीं पर डिजिटल फॉरेंसिक का काम शुरू होता है। डिजिटल फॉरेंसिक साइबर सुरक्षा का ही एक, आप कह सकती हैं, खास हिस्सा है, जो डिजिटल डिवाइसों मतलब कंप्यूटर, फोन, सर्वर, मेमोरी कार्ड, इन सब से सबूत इकट्ठा करने और उनकी जांच करने पर फोकस करता है। अच्छा। जब कोई साइबर क्राइम होता है तो डिजिटल दुनिया में उसके निशान छूट जाते हैं। जैसे उंगलियों के निशान होते ना, वैसे ही डिजिटल निशान। डिजिटल फोरेंसिक एक्सपर्ट इन्हीं निशानों को ढूंढते हैं। और इसका मकसद क्या होता है? सिर्फ अपराधी को पकड़ना या कुछ और भी? अपराधी को पकड़ना तो एक बड़ा मकसद है ही, पर सिर्फ वही नहीं। इसका इस्तेमाल अदालतों में इलेक्ट्रॉनिक सबूत पेश करने के लिए होता है, जिसे ई डिस्कवरी कहते हैं, किसी दावे को साबित करने या गलत साबित करने के लिए। अगर किसी कंपनी का डेटा लीक हुआ है तो ये पता लगाने के लिए कि ऐसा कैसे हुआ, कहाँ चूक हुई, ताकि आगे ऐसा न हो। और अगर कोई जरूरी डेटा खो गया है या चोरी हो गया है तो उसे रिकवर करने की कोशिश करने के लिए भी डिजिटल फोरेंसिक का इस्तेमाल होता है। अच्छा, तो ये जांच होती कैसे है? क्या प्रक्रिया है इसकी? मतलब क्या स्टेप्स होते हैं? इसके कुछ तयशुदा मतलब स्टैंडर्ड कदम होते हैं। सबसे पहले सबूत वाली डिवाइस जैसे कंप्यूटर या फोन को सही तरीके से जब्त करना, इसे सीजर कहते हैं। इसमें बहुत सावधानी बरतनी होती है। फिर उस डिवाइस के डेटा की एक हूबहू बिट बाय बिट कॉपी बनाना, इसे फोरेंसिक इमेज या डुप्लीकेट बनाना कहते हैं, मतलब एक्विजिशन। कॉपी। ओरिजिनल पे काम क्यों नहीं करते? बहुत अच्छा सवाल। ओरिजिनल पे इसलिए काम नहीं करते ताकि मूल सबूत से कोई छेड़छाड़ ना हो। जरा सी भी छेड़छाड़ से सबूत अदालत में मान्य नहीं रहेगा, इसलिए कॉपी पर ही सारा विश्लेषण होता है। और ये कैसे पक्का करते हैं कि कॉपी एकदम ओरिजिनल जैसी है, उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ? इसके लिए हैश फंक्शन का इस्तेमाल होता है। आप इसे डेटा का एक यूनिक डिजिटल फिंगरप्रिंट समझ सकते हैं। जैसे हर इंसान का फिंगरप्रिंट अलग होता है, वैसे ही हर फाइल या डिस्क का हैश वैल्यू यूनिक होता है। ओरिजिनल डेटा का हैश वैल्यू निकाला जाता है और फिर कॉपी का। अगर दोनों वैल्यू बिल्कुल एक जैसे हैं तो इसका मतलब है कि कॉपी एकदम सटीक है, 100%। हैश वैल्यू, डिजिटल फिंगरप्रिंट, ये बड़ी एनालॉजी है। ठीक है, कॉपी बन गई, वेरीफाई हो गई। अब इसके बाद होता है सबसे महत्वपूर्ण काम, विश्लेषण, एनालिसिस। एक्सपर्ट उस कॉपी किए गए डेटा की बारीकी से जांच करते हैं। वो छुपी हुई फाइलों को ढूंढते हैं, डिलीट किए गए डेटा को रिकवर करने की कोशिश करते हैं। डिलीट किया हुआ डेटा भी मिल जाता है? हाँ, कई बार मिल जाता है। अगर उसे सही तरीके से ओवरराइट ना किया गया हो तो वो रिकवर करते हैं। फिर देखते हैं किसने क्या किया, कब किया, इन सब का पता लगाते हैं। लॉग फाइल्स, टाइम स्टैम्प्स सब खंगालते हैं। और आखिर में एक रिपोर्ट तैयार की जाती है, रिपोर्टिंग। इसमें सारी जांच के नतीजे, सबूत और एक्सपर्ट की राय लिखी होती है। और इसे इस तरह लिखा जाता है कि जज, वकील या कोई भी गैर तकनीकी व्यक्ति उसे आसानी से समझ सके। ये तो काफी डिटेल्ड प्रोसेस लगता है। और ये डिजिटल फोरेंसिक भी कई तरह का होता होगा, जैसे कंप्यूटर का अलग, फोन का अलग। हाँ, बिल्कुल। इसके भी अलग अलग स्पेशलाइजेशंस हैं। जैसे कंप्यूटर फोरेंसिक है, जो कंप्यूटर, लैपटॉप, हार्ड डिस्क, यूएसबी ड्राइव वगैरह की जांच करता है। मोबाइल फोरेंसिक स्मार्टफोन और टैबलेट पर फोकस करता है। ये आजकल बहुत अहम हो गया है, क्योंकि हम फोन पर कितना कुछ करते हैं, कितना डेटा रखते हैं। हाँ, फोन तो जैसे हमारी जिंदगी का रिमोट कंट्रोल बन गया है। बिल्कुल। लेकिन मोबाइल तकनीक इतनी तेजी से बदलती है, नए ऑपरेटिंग सिस्टम, नए ऐप्स, इंक्रिप्शन, कि ये मोबाइल फोरेंसिक काफ़ी चुनौतीपूर्ण भी है। फिर नेटवर्क फोरेंसिक है, जो इंटरनेट ट्रैफिक के लॉग्स वगैरह की जांच करके पता लगाता है कि कोई हमला कहाँ से हुआ या चोरी हुआ डेटा कहाँ गया। ये डेटा अक्सर बहुत जल्दी गायब हो जाता है, तो ये भी मुश्किल काम है। और फिर फोरेंसिक डेटा विश्लेषण है, जो खासकर वित्तीय घोटालों में बड़े बड़े डेटा सेट्स जैसे बैंक रिकॉर्ड या कंपनी के अकाउंट्स का विश्लेषण करता है, पैटर्न ढूंढने के लिए। और इसमें मुश्किलें क्या आती हैं? जांचकर्ताओं को अपने का चुनौतीपूर्ण है? चुनौतियां कम नहीं है। देखिए, एक तो तकनीकी चुनौतियां हैं। डेटा का साइज ही इतना बड़ा होता है आजकल, टेराबाइट्स में, कि उसे संभालना और एनालाइज करना ही एक बड़ा काम है। घंटों, दिन, हफ्ते लग जाते हैं। फिर एन्क्रिप्शन है। अगर डेटा मजबूत एन्क्रिप्शन से लॉक है तो उसे पढ़ना लगभग नामुमकिन हो सकता है बिना चाबी के। अपराधी भी होशियार हो गए हैं। वो एंटी फोरेंसिक तकनीकें इस्तेमाल करते हैं सबूत मिटाने या छुपाने के लिए। खास सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। अच्छा, एंटी फोरेंसिक तकनीकें। हाँ,
और फिर कानूनी मुद्दे भी हैं, जैसा हमने पहले बात की, क्षेत्राधिकार या जुरिस्डिक्शन का मसला। अगर सर्वर किसी दूसरे देश में है तो वहाँ के कानून लागू होंगे, सबूत हासिल करना मुश्किल हो सकता है। अलग अलग देशों में साइबर कानून भी अलग अलग हैं, उनमें तालमेल की कमी है। ये सब जांच को धीमा और जटिल बना देता है। समझ गया। अच्छा, हमने ब्लैक हैट हैकर्स की बात की जो अपराध करते हैं, और वाइट हैट या एथिकल हैकर्स की भी जो बचाव में मदद करते हैं। ये एथिकल हैकिंग का कॉन्सेप्ट क्या है, इसे थोड़ा और समझाएंगे। ये कैसे काम करता है? जैसे मैंने कहा, किसी संगठन या कंपनी की इजाजत लेकर उन्हीं की तरह सोचना और काम करना, जैसे कोई ब्लैक हैट हैकर करेगा। लीगल तरीके से हैकिंग करना। मकसद होता है उनके सिस्टम में, उनके नेटवर्क में, उनके एप्स में कमजोरियां ढूंढना, मतलब वल्नरेबिलिटीज पता लगाना। मतलब वो खुद अपनी कमियां ढूंढवाते हैं? हाँ, बिल्कुल। इससे पहले कि कोई असली मतलब ब्लैक हैट हैकर उन कमजोरियों को ढूंढ ले और उनका गलत फायदा उठाए, ये कंपनियां खुद एथिकल हैकर्स को हायर करती हैं। ये एक तरह का कंट्रोल्ड हमला होता है, जिसे पेनिट्रेशन टेस्टिंग या पेन टेस्टिंग भी कहते हैं। वो देखते हैं कि क्या वो सिस्टम में घुस सकते हैं, कितना अंदर तक जा सकते हैं, क्या नुकसान कर सकते हैं। तो ये एक तरह से अपनी ही तिजोरी का ताला तोड़कर देखने जैसा है कि वो कितना मजबूत है। हाँ, बिल्कुल सही एनालॉजी है, कुछ वैसा ही समझ लीजिए। ये पूरी प्रक्रिया सूचना सुरक्षा, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी या इन्फोसेक का एक बहुत अहम हिस्सा है। सूचना सुरक्षा के कुछ बुनियादी सिद्धांत होते हैं। जानकारी गोपनीय रहे, उसमें कोई छेड़छाड़ ना हो, जरूरत पड़ने पर वो उपलब्ध हो, भेजने वाले की पहचान पक्की हो और कोई बाद में मुकर न सके कि उसने ये काम नहीं किया, नॉन रेप्यूडिएशन। एथिकल हैकिंग इन सब को मजबूत करने में मदद करती है। पर यह समझना भी जरूरी है कि एथिकल हैकिंग कोई जादू की छड़ी नहीं है। एथिकल हैकर कमजोरी बता सकता है, लेकिन उसे ठीक करना, पैच करना, वो तो संगठन का ही काम है। और एथिकल हैकर्स को भी बहुत सख्त नियमों और एथिक्स का पालन करना होता है। उन्हें क्लाइंट से लिखित में इजाजत लेनी होती है, क्या टेस्ट करना है उसका स्कोप तय करना होता है, और जो भी जानकारी मिले उसे पूरी तरह गोपनीय रखना होता है। ये तो बहुत जिम्मेदारी का काम है। अब आते हैं डिजिटल सबूतों पर। हमने समझा कि फोरेंसिक एक्सपर्ट इन्हें ढूंढते हैं, पर ये क्या-क्या हो सकते हैं ईमेल मैसेज के अलावा? डिजिटल सबूत, देखिए, कुछ भी हो सकता है जो इलेक्ट्रॉनिक रूप में हो और किसी केस में, किसी कानूनी कार्रवाई में सच या झूठ साबित करने में मदद करे। लिस्ट तो बहुत लंबी है। ईमेल, टेक्स्ट मैसेज, व्हाट्सएप चैट, सोशल मीडिया पोस्ट्स, आपकी वेबसाइट ब्राउजिंग हिस्ट्री भी। हाँ, बिल्कुल। कंप्यूटर या फोन में सेव की गई कोई भी फाइल, डॉक्यूमेंट, स्प्रेडशीट, तस्वीर, वीडियो, लोकेशन डेटा जो आपके फोन से मिलता है। आजकल तो स्मार्ट वॉच का डेटा, फिटनेस ट्रैकर का डेटा, ये सभी डिजिटल सबूत बन सकता है। अरे वाह! और वित्तीय जांच में तो बैंक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड, क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट, ऑनलाइन पेमेंट हिस्ट्री, क्रिप्टो करेंसी ट्रांजैक्शंस, ये सब बहुत अहम सबूत होते हैं। इनसे पता लगाया जा सकता है कि पैसा कहाँ से आया, कहाँ गया, क्या कोई संदिग्ध पैटर्न है, क्या कोई फाइल डिलीट की गई थी जिसे रिकवर किया जा सके, घटनाओं का क्रम क्या था, फ्रॉड करने वालों की पहचान क्या है, वगैरह। डानी डेटा ऐप जैसे केस में पैसा कहाँ गया, ये ट्रैक करने में डिजिटल सबूतों का ही सबसे बड़ा रोल रहा होगा। और इन सबूतों को निकालने और जांचने के लिए खास औजारों मतलब टूल्स की जरूरत पड़ती होगी। ये कोई आम सॉफ्टवेयर तो नहीं होंगे? ठीक करने के लिए वैसे डिजिटल फोरेंसिक एक्सपर्ट्स के पास भी अपने खास हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर टूल्स होते हैं। इनकी कई कैटेगरीज होती हैं। कुछ सॉफ्टवेयर हार्ड डिस्क और फाइलों का गहराई से विश्लेषण करते हैं, डिलीटेड डेटा रिकवर करते हैं, फाइलों के अंदर छिपी जानकारी निकालते हैं। कुछ मेमोरी का विश्लेषण करते हैं, ये देखने के लिए कि कंप्यूटर बंद होने से ठीक पहले उस पर क्या चल रहा था, क्योंकि रैम में बहुत अहम जानकारी हो सकती है जो डिस्क पर सेव नहीं होती। मेमोरी का विश्लेषण, ये तो मैंने नहीं सुना था। हाँ, इसे लाइव फोरेंसिक भी कहते हैं। फिर नेटवर्क ट्रैफिक को एनालाइज करने के लिए अलग टूल्स हैं, मैलवेयर को समझने और रिवर्स इंजीनियर करने के लिए अलग, टाइमलाइन बनाने के लिए अलग टूल्स होते हैं जो हजारों लॉग फाइल से घटनाओं का क्रम तैयार करते हैं। कुछ बहुत जाने माने टूल्स हैं जैसे एनकेस, फोरेंसिक टूल किट यानी FTK, द स्लूथ किट जो ओपन सोर्स है, और सेलेब्राइट जो खासकर मोबाइल फोरेंसिक में बहुत इस्तेमाल होता है। एक और शब्द सुनने में आता है आजकल, OSINT, ओसिंट।
हाँ, ये क्या चीज है? क्या ये भी फॉरेंसिक टूल है? OSINT का मतलब है ओपन सोर्स इंटेलिजेंस। ये सीधे तौर पर फोरेंसिक टूल नहीं है, लेकिन जांच में बहुत मदद करता है। OSINT का मतलब है वो सारी जानकारी जो पब्लिक डोमेन में खुले तौर पर उपलब्ध है, जैसे सोशल मीडिया प्रोफाइल, फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर, न्यूज़ आर्टिकल्स, ब्लॉग पोस्ट, कंपनी की वेबसाइटें, सरकारी रिकॉर्ड, मैप्स वगैरह। अच्छा, मतलब पब्लिक में जो जानकारी है। हाँ, फोरेंसिक जांच में OSINT टूल्स का इस्तेमाल करके इस पब्लिकली अवेलेबल जानकारी को इकट्ठा और एनालाइज किया जाता है। इससे अपराधी के बारे में, उसके दोस्तों के बारे में, उसकी लोकेशन के बारे में या घटना के बारे में और ज्यादा संदर्भ मिल सकता है। कई बार जांच की दिशा ही बदल जाती है इससे। कुछ मशहूर OSINT टूल्स हैं जैसे मल्टेगो, शोडान जो इंटरनेट से जुड़े डिवाइसेस ढूंढता है, वेबैक मशीन जो पुरानी वेबसाइटें दिखाती हैं। पर यहाँ भी ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है कि किसी की प्राइवेसी का उल्लंघन ना हो और कानूनी दायरे में रहकर ही जानकारी जुटाई और इस्तेमाल की जाए। ये भी एक अहम पहलू है। अब जरा कानूनी पहलू पर भी बात कर लें। भारत में साइबर क्राइम से निपटने के लिए क्या व्यवस्था है, कौन सा कानून है? देखिए, भारत में साइबर अपराधों से निपटने के लिए जो मुख्य कानून है वो है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000, जिसे हम IT एक्ट 2000 कहते हैं। इसमें समय के साथ बदलाव भी हुए हैं, खासकर 2008 में इसमें बड़े संशोधन हुए थे। 2008 में क्या जुड़ा गया था? हाँ, 2008 के संशोधन में कई नई चीजें जोड़ी गईं और पुराने प्रावधानों को सख्त किया गया, जैसे साइबर आतंकवाद, पहचान की चोरी, आइडेंटिटी थेफ्ट, बच्चों से जुड़ी आपत्तिजनक सामग्री CSAM, ऑनलाइन फैलाना। इन जैसे गंभीर अपराधों के लिए सजा के कड़े प्रावधान जोड़े गए हैं। तो अगर कोई साइबर क्राइम करता हुआ पकड़ा जाता है और वो साबित हो जाता है, तो उसे भारी जुर्माना और कई सालों तक की जेल की सजा हो सकती है। कानून काफी सख्त हैं। लेकिन वो जो आपने कहा था कि अपराधी दूसरे देश में हो सकता है, तब क्या होता है? हाँ, वो एक बहुत बड़ी चुनौती है। साइबर क्राइम अक्सर सरहदें नहीं देखता। अपराधी कहीं और बैठा होता है, शिकार कहीं और सर्वर कहीं और। ऐसे में उसे पकड़ना, प्रत्यर्पण एक्सट्रेडिशन के तहत उसे भारत लाना और किस देश का कानून लागू होगा, ज्यूरिसडिक्शन, ये सब बहुत पेचीदा कानूनी मसले बन जाते हैं। इसमें देशों के बीच आपसी सहयोग बहुत जरूरी होता है, जो हमेशा आसान नहीं होता। समझिए। और भविष्य को देखते हुए क्या लगता है, साइबर सुरक्षा और फोरेंसिक का मैदान किधर जा रहा है? क्या नई चीजें आ रही हैं? बहुत अहम होने वाली है। एक तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI और मशीन लर्निंग ML का इस्तेमाल। ये अब सिर्फ साइंस फिक्शन नहीं है। इनका इस्तेमाल अब साइबर हमलों को रियल टाइम में पहचानने और रोकने में हो रहा है। ये लाखों घटनाओं का विश्लेषण करके पैटर्न पकड़ सकते हैं जो इंसान नहीं पकड़ सकता। AI बचाव में मदद करेगा? हाँ, बिल्कुल। दूसरी तरफ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है। ये सिर्फ क्रिप्टो करेंसी के लिए नहीं है। इससे डेटा की सुरक्षा और लेन देन की पारदर्शिता बढ़ाई जा सकती है, जिससे छेड़छाड़ करना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन एक बहुत बड़ा बदलाव, जो खतरा भी है और मौका भी, वो क्वांटम कंप्यूटिंग से जुड़ा है। क्वांटम कंप्यूटिंग वो कैसे? देखिए, क्वांटम कंप्यूटर जो पूरी तरह विकसित हो जाएंगे, तो वो इतने शक्तिशाली होंगे कि वो आज के सबसे मजबूत एन्क्रिप्शन तरीकों को भी शायद तोड़ सकेंगे। RSA, AES जैसे जो स्टैंडर्ड हैं, वो बेकार हो सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा खतरा है हमारी सारी डिजिटल सुरक्षा के लिए। शायद भविष्य के क्वांटम कंप्यूटर भी न तोड़ सकें। तो भविष्य में हमें लगातार नई तकनीकों को अपनाना होगा, उनसे पैदा होने वाले खतरों से निपटना होगा, कानूनी ढांचे को लगातार अपडेट करते रहना होगा। और सबसे जरूरी, देशों, कंपनियों और हम जैसे आम लोगों के बीच बेहतर तालमेल और सहयोग बनाना होगा। ये लड़ाई अकेले नहीं जीती जा सकती। तो कुल मिलाकर हमने आज साइबर दुनिया के खतरों और बचाव के कई पहलुओं को समझा। फिशिंग और रैंसमवेयर जैसे आम खतरों से लेकर डानी डेटा ऐप जैसे बड़े स्कैम तक हमने देखा कि कैसे डिजिटल फॉरेंसिक इन अपराधों की तह तक जाता है, सबूत ढूंढता है, और कैसे एथिकल हैकिंग हमें इनसे बचाने में मदद करती है, कमजोरियों को पहले ही उजागर करके। तकनीकें और औजार लगातार बदल रहे हैं, अपराधी भी नए नए तरीके निकाल रहे हैं, इसलिए हमें भी लगातार सीखते रहना होगा और सतर्क रहना होगा। बिल्कुल सही कहा आपने। और अंत में शायद सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं हम सबके लिए। आज जब हमारी जिंदगी में सब कुछ इंटरनेट से जुड़ रहा है,
हमारे फ़ोन, घड़ियाँ, टीवी, फ्रिज, कारें, मतलब पूरा का पूरा इंटरनेट ऑफ थिंग्स, IoT। तो हमारी अपनी निजी डिजिटल सुरक्षा का ऐसा कौन सा एक पहलू है जिसे हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन जिस पे हमें शायद फौरन ध्यान देना शुरू करना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है। इसी सवाल के साथ आज की ये गहरी पड़ताल यहीं खत्म करते हैं। उम्मीद है ये जानकारी हमारे सुनने वालों के काम आएगी और उन्हें सोचने पर मजबूर करेगी।